हाय, कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूध रोड मालपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का पहला लेसन संबंध एवं फलन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी अर्जित करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संबंध एवं फलन इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। In 11th class we have already read about set, domain, range, subset, etc. हम कक्षा 11 में समुच्चय, उपसमुच्चय, प्रांत, परिसर और सहपरिसर के संबंध में पढ़ चुके हैं। We have already read about set, domain, codomain, range, etc. अब हम कक्षा 12 में संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। Now we will discuss about relation in class 12 math syllabus. The chapter of relation and function is first unit of your mathematics subjects. माध्यमिक और सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त परीक्षा में यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। The relation and function chapter are very prominent in board exam as well as IIT and higher competitive exam as like सिविल सेवा। तो देखिए मित्रों, प्यारे विद्यार्थी, आप इस लेसन को विस्तार से समझेंगे और गंभीरता पूर्वक आप मेरे इस वीडियो को सुनेंगे। तत्पश्चात अपने नोटबुक में इसे पुनः चेक करेंगे। तो देखिए इन 11 हमने समुच्चय, के प्रकार को विस्तार से समझा था। इसके संदर्भ में आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पुनः देख सकते हैं। अब है संबंध। संबंध किसे कहते हैं, संबंध की क्या
परिभाषा है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। संबंध तो देखिए इस प्रकार से आप इसे अपने नोटबुक में अंडरलाइन कीजिए, दोनों तरफ दो दो लाइन खींच दीजिए और अपने सुस्पष्ट भाषा में लिखिए। किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट के कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B के उपसमुच्चय को संबंध कहा जाता है। देखिए ऐसे कैसे आप अपने नोट बुक में लिखें। संबंध दोनों तरफ दो खड़ी लाइन छोटी छोटी और अंडरलाइन कर दीजिए। इंग्लिश और इंग्लिश दोनों लिखिए। किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन A into B के उपसमुच्चय को संबंध कहा जाता है। A relation is called the Cartesian product of any two non-entity set like A and B. A और B जो non-entity set है उनके कार्तीय गुणन को हम संबंध कहते हैं, इनके उपसमुच्चय को। तो देखिए मित्रों, इसे आप गंभीरता से समझे कि एक है किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय, अंडरलाइन दिस, कार्तीय गुणन, अगेन अंडरलाइन दिस, उपसमुच्चय, मोस्टली अंडरलाइन दिस। ये तीन शब्दों को हमें समझना होगा। किन्हीं दो अर्थात समुच्चय अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से हमें कोई से भी दो समुच्चय ले सकते हैं। किन्हीं दो, एनी टू, और दोनों ही समुच्चयों की नेचर नॉन एम्प्टी सेट की होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि उन दोनों समुच्चयों में कम से कम एक अवयव निश्चित ही विद्यमान होना चाहिए। वन एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट ए एंड बी, अवश्य ही विद्यमान होना चाहिए। अर्थात हम रिक्त समुच्चय के संदर्भ में कोई बात नहीं करेंगे। समुच्चय में एक विशेष प्रकार का समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसे छोड़ दीजिए आप, लेफ्ट। अर्थात हमें उन्हीं समुच्चयों के बारे में जानकारी लेना है जिनमें कम से कम एक अवयव अवश्य ही विद्यमान हो। तो फुल हम समझ चुके किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों से क्या तात्पर्य है। के कार्तीय गुणन अर्थात जो दो आपके नॉन एम्प्टी सेट है, आप जब भी बोलें तो दो अरिक्त समुच्चय का उच्चारण करें। प्रोनाउंसिएशन क्या करें? एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। आप ये उच्चारित मत कीजिए कि कोई दो समुच्चय और भी।
और कोई दो अरिक्त समुच्चय और भी। मेजर डिफरेंस, कोई दो समुच्चय ए और बी का मतलब है कि इनमें से एक समुच्चय रिक्त समुच्चय भी हो सकता है या दोनों ही समुच्चय रिक्त भी हो सकते हैं। लेकिन किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय का मतलब है कि हमें कतई रिक्त समुच्चय की चर्चा नहीं करनी, अर्थात मेरे पास जो भी समुच्चय है उसमें कम से कम एक अवयव निश्चित ही विद्यमान है। इनका कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ए और बी का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, तो हम फिजिक्स विषय की तरफ चलते हैं। फिजिक्स का टीचर आपको दो प्रकार के गुणन समझाता है, सदिश गुणन और अदिश गुणन। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिश और अदिश गुणनफल। अर्थात फिजिक्स में हम सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल का अध्ययन करते हैं। तो सदिश गुणनफल में सदैव क्रॉस का चिन्ह आता है a इंटू बी। मान लीजिए ए और बी कोई दो सदिश है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर, then a into b is called vector multiplication, सदिश गुणन कहलाता है। and a dot b is called scalar product, अर्थात a dot b को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। तो अब मैथ्स में फिजिक्स से अलग बात है, अर्थात बिना मैथ्स की प्रिपरेशन के आप फिजिक्स अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स या केमिस्ट्री आपको तभी अच्छी तरह आ सकती है जब आपको मैथ्स का पूरा नॉलेज हो। तो कार्तीय गुणन ए इंटू बी, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी, ए इंटू बी एक सदिश गुणन है। ए और बी सदिश, ए इंटू बी सदिश गुणन कब कहलाएगा, जब ए और बी कोई दो सदिश राशियां हो, कोई दो सदिश राशियां। हम फिजिक्स क्लास में इसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसको डिनोट कर दे ए इंटू बी से। इसमें लिखा हो कार्तीय गुणन, सदिश गुणनफल या कार्तीय गुणनफल, फल नहीं है, कार्तीय गुणन है केवल के उपसमुच्चय। अब तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है उपसमुच्चय, अर्थात समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, असमान समुच्चय, संघ समुच्चय, पूरक समुच्चय, लाइकली वेरियस टाइप ऑफ सेट। उनमें से एक मुख्य समुच्चय होता है उप समुच्चय अर्थात सबसेट। अगर ए इंटू बी के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वह सब के सब आपके समुच्चय कहलाते हैं। तो हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो उप समुच्चय क्या है, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव उस समुच्चय में मौजूद हो। मान लीजिए समुच्चय ए है, उसमें समुच्चय ए है, इसे कैपिटल लिखेंगे और इसके अवयव को मतलब कोष्ठक में ए लिख करके छोड़ देता हूं, मतलब कोष्ठक में। इसका मतलब समुच्चय ए में एक अवयव है ए, इसे हम एकल समुच्चय भी कह सकते हैं, सिंगल सेट भी कह सकते हैं। इसका उपसमुच्चय बनाना है, इसके उपसमुच्चय बनाना है, तो पहले तो यह है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय के सभी अवयव समुच्चय में विद्यमान होने चाहिए, उसे अपना उपसमुच्चय कहते हैं। तो अब संबंध को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। संबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो अरिक्त
समुच्चय के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को संबंध कहा जाता है। अर्थात मेरी मेमोरी में एरिक समुच्चय होना चाहिए, कार्तीय गुणन आना चाहिए और उपसमुच्चय आना चाहिए। समुच्चय तो आना ही चाहिए। अब देखिए, माना कि अरिक्त समुच्चय A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 2 3 है, तब A इंटू B ज्ञात कीजिए। ये किसमें हो गया? सबसे कि माना कि एरिक समुच्चय A और B है, तब A इंटू B ज्ञात कीजिए। थोड़ा बेसिक से चलेंगे अपन। तो मान लीजिए मैं आपकी जगह एग्जाम में परीक्षार्थी के रूप में बैठ रहा हूं, तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करूंगा, थोड़ा देखिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल। हलंत लगाएं, दो डॉट लगा के स्पेस दीजिए। क्या दे रखा है? दिया है दो अरिक्त समुच्चय देश लगा के ध्यान लिख दीजिए कौन कौन से। A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 2 3। ये हमें दे रखा है। दिया है दो अरिक्त समुच्चय सेट A एंड सेट B। क्लियर? और कह रहा हूं मैं, आप अपने प्रश्न को ठीक रूप से पढ़ें। यहां लिखा है कि दो अरिक्त समुच्चय, तो आप दो समुच्चय नहीं लिखें, दो अरिक्त समुच्चय लिखें। ज्ञात करना है A इंटू बी। किसको मार्क चाहिए? अर्थात मुझे A इंटू बी ज्ञात करना है, कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना, कार्तीय गुणन ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन में यह भी कहा जा सकता था कि माना कि एरिक समुच्चय A और B है, तब इनका कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। फिर आपको A इंटू बी लिखने की आवश्यकता नहीं कि इनका कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। अरे क्वेश्चन की कहा तो वही है, लेकिन उसके क्वेश्चन की प्रकृति को चेंज कर दिया। अर्थात कार्तीय गुणन का मतलब दोनों समुच्चयों के बीच। अब A इंटू बी फाइंड करना है, तो A इंटू बी इक्वल टू, मैंने कहा था कार्तीय गुणन भी, किनका कार्तीय गुणन करना है? समुच्चयों का। इस कारण कार्तीय गुणन भी एक समुच्चय होगा। कार्तीय गुणन भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। तो A इंटू बी मतलब कोष्टक, छोटा कोष्टक 1 का 2 से पहला अवयव समुच्चय A का पहला अवयव समुच्चय B के दोनों अवयवों के साथ करिमित युग्म बनाएगा। अर्थात करिमित युग्म 1, 2 छोटा ब्रैकेट बंद, फिर 1, 3 छोटा ब्रैकेट बंद, फिर 2 का सेकंड अवयव 2, 3 मतलब क्वेश्चन बंद। अर्थात एरिक समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन A इंटू बी है। तो आपको यह समझना है कि कार्तीय गुणन का जो भी समुच्चय बनता है उसमें करिमित युग्म होते हैं। क्या होते हैं? करिमित युग्म। अर्थात एक करिमित युग्म कितने बन गए? 1 2 3 4 करिमित युग्म है। अर्थात एन A इंटू बी
कार्तीय गुणन a इंटू बी की संख्या, कार्तीय गुणन a इंटू बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी, कार्तीय गुणन a और b में अवयवों की संख्या को हम n छोटा ब्रैकेट a इंटू बी छोटा ब्रैकेट 1 द्वारा व्यक्त करते हैं। We denote Cartesian product of any non-empty set by n a into b. Then n a dot n b, यहाँ पे कार्टियन यहाँ पे डॉट का प्रयोग करेंगे। अब अंक लिखे n a का मतलब है समुच्चय में कितने अवयव है n a, देखो नीचे की तरफ दिया मैंने n a इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू बी टू, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2। अब 2 डॉट 2 नहीं लिखना है, 2 इंटू 2 लिखना है। यहाँ पे ये बीज है, ये अंकीय है, तो अंक में से जो डॉट न लगा के गुणाकार से लगाते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, अर्थात एन ए इंटू बी दो एरिक समुच्चयों के कार्तीय गुणन में जिनमें अवयवों की संख्या क्रमशः से 2 है, उसमें कार्तीय गुणन के समुच्चय में 4 क्रमिक युग्म होंगे। तो a इंटू बी ज्ञात कर लिया, अर्थात अब a इंटू बी ज्ञात हो गया तो हम स्पष्टतः संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कहा जाए कि a इंटू बी जो कार्तीय गुणन है, a इंटू बी जो r है, a इंटू बी को यदि मैं r लिखूं तो r इक्वल टू 1 2 1 3 2 2 2 3, r का मतलब संबंध, तो r इज द सबसेट ऑफ a इंटू बी एंड इक्वल टू, अर्थात किन्हीं दो एरिक समुच्चय के मध्य संबंध दो एरिक समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय या पूरा कार्तीय गुणन हो सकता है, जो कि हम उपसमुच्चय की परिभाषा में समझते हैं कि किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक समुच्चय होता है, खुद तो शामिल होता है, खुद तो शामिल होता ही होता है, ठीक है। तो r इज द सबसेट एंड इक्वल टू a इंटू बी, अर्थात संबंध के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, समुच्चयों के बारे में आप विस्तृत रूप से कक्षा 11वीं की मैथमेटिक्स का लेसन पढ़े, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं कक्षा 11वीं के समुच्चय के संदर्भ में भी आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो ये हो गया संबंध। संबंध की परिभाषा हम समझ चुके हैं। संबंध का मतलब हो गया r, दोबारा व्यक्त करते हैं, r इज द सबसेट ऑफ a इंटू बी। ये आपको याद रखना है, ये हमें याद रखना है कि किन्हीं दो एरिक समुच्चय a और b में संबंध होगा, r इज द सबसेट ऑफ a इंटू b, फर्स्ट विकल्प। r इज द सबसेट एंड इक्वल टू a इंटू b, सेकंड विकल्प। r इज द सबसेट ऑफ a, थर्ड विकल्प। फोर्थ विकल्प होगा विकल्प फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो हम कह सकते हैं विकल्प फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एक संबंध को निरूपित करेंगे, क्योंकि अकेला एक समुच्चय जब तक उसका कार्तीय गुणन नहीं किया जाए तब तक हम संबंध की व्याख्या नहीं कर सकते। अब संबंधों के प्रकार देखिए मित्रों, संबंधों के प्रकार टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ
रिलेशन। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध की परिभाषा समझ में आने के पश्चात हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम संबंध को समुच्चय रूप में लिखना सीखेंगे, उसके बाद ही हमें संबंध के प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, माना कि कैपिटल आर एक संबंध है, तब इसे समुच्चय रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं या लिखते हैं। सकते नहीं, कहने और मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखते हैं डेफिनेट। तो संबंध आर, माना कि आर एक संबंध है, तब इसे समुच्चय रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये समुच्चयों के दो प्रकार से लिखते हैं समुच्चय को, समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा होता है रोस्टर रूप। तो दोनों प्रकार से हम संबंध को भी लिख सकते हैं, निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं और रोस्टर रूप में भी अपन लिख सकते हैं। तो सबसे जो मुख्य होता है, चीफ जो होता है, वो होता है समुच्चय का निर्माण। निर्माण से रोस्टर आता है और रोस्टर से निर्माण में आ सकते हैं। तो इसे कैसे लिखते हैं, आर कैपिटल मझला कोष्टक, और हमने समझा, वी अंडरस्टूड, हमने समझा कि संबंध दो ऐरिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहलाता है। ए रिलेशन इज called by any two non-empty sets कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टिक मतलब क्या होता है, क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय होता है। कार्टेशियन मतलब क्या होता है, क्रमिक युग्म। क्रमिक, एक शब्द क्रमिक है, दूसरा शब्द है युग्म। अंग्रेजी में से बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। अर्थात एक ऐसा कोष्टक जिसमें कोई दो संख्याएं क्रम से रखी गई हो, अर्थात उनका स्थान निश्चित हो कि पहले स्थान पर एक संख्या बैठेगी, दूसरे स्थान पर दूसरी संख्या बैठेगी, तो उसे हम कहते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्मों की हम तुलना कर सकते हैं। एक विशेषता होती है क्रमिक युग्मों की, हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दो क्रमिक युग्मों की हम तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, ऑर्डर पेयर में मैं लिख दूंगा x, y, ये एक ऑर्डर पेयर है। मान लीजिए मेरे पास दो क्रमिक युग्म, माना कि क्रमिक युग्म x y इक्वल टू 1 2, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था क्रमिक युग्म में छोटा कोष्टक होता है, उसमें दो अवयव होते हैं, दोनों का स्थान फिक्स है। पहला अवयव x का कहलाता है, दूसरा अवयव y का कहलाता है, और किन्हीं दो क्रमिक युग्मों की तुलना कर सकते हैं। इस कारण तुलनात्मक क्रमिक युग्म कहलाते हैं। तो x की तुलना कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। हम कह सकते हैं कि क्रमिक युग्म x y जो क्रमिक युग्म है पहला, उसमें x की वैल्यू, x की कीमत, x की प्राइस 1 के बराबर है तथा y की प्राइस 2 के बराबर है। आप शब्दों से विचलित नहीं हो। हायर एजुकेशन में x का मान, अगर आपके जो प्राइमरी क्लासेस होती है
या फिर मिडिल क्लासेस होती है उसमें कहते हैं x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हायर एजुकेशन में कहा जाता है x की कीमत ज्ञात कीजिए, x की प्राइस ज्ञात कीजिए। तो आपको डिजिट नहीं होना है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया R एक संबंध है मजला कोष्ठक परिमित गुणों का समुच्चय बनेगा x, y। मजला छोटा कोष्ठक बना, ये एक परिमित गुण हो गया। अब इसे या तो दो डॉट लगा दीजिए या एक पूरी छोटी लाइन आप खड़ी लाइन दे दीजिए, सच डेट कहेंगे। अब इसका मतलब इस लाइन के बाद मुझे x और y के बारे में कुछ जानकारी देनी है कि x और y क्या है, x और y क्या है, या फिर x और y के मध्य क्या संबंध है, x और y कहां से है और x और y के बीच में क्या संबंध है। दो चीज मुझे आगे और लिखना है, उसके बाद मुझे मजला कोष्ठक बंद करना है। तो मान लीजिए दो चीजें हो गई कि ये जो परिमित युग्म x, y है, इसमें x और y के मध्य क्या संबंध है, क्या संबंध है, और x और y क्या है, x और y क्या है। अर्थात हम अंकगणित पढ़ रहे हैं, x और y अंक होंगे, घोड़े के लिए होंगे नहीं। अगर किसी के पास गए, किसके पास x घोड़े हैं और घोड़ों की संख्या 20 है, y अन्य कोई चीज हो सकती है। तो अब हमें यहां विस्तार से लिखेंगे x इक्वल टू y, x बराबर y प्लस का 1 कोमा x कोमा y बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये हमारे पास किसी भी संबंध का समुच्चय रूप हो गया। ये क्या हो गया, किसी भी संबंध का समुच्चय रूप हो गया कि यदि मुझे कोई संबंध का क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें समुच्चय रूप में इस प्रकार रूप में, जिसे कहते हैं समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय का निर्माण रूप है कि संबंध R x y such that x बराबर y plus 1 and x y belongs to N। x और y क्या है, क्रमिक युग्म का अवयव है, क्रमिक युग्म के अवयव है। क्रमिक युग्म के अवयव का जो प्रथम घटक है वह समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। क्रमिक युग्म का जो दूसरे अवयव है, दूसरा जो घटक है वह समुच्चय बी के अवयव कहलाते हैं। इसे कहते हैं प्रथम घटक और इसे कहते हैं द्वितीय घटक। क्रमिक युग्म के प्रथम घटक के जितने भी अवयव हैं सबके सब समुच्चय के अवयव कहलाएंगे, और क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक के जितने भी अवयव हैं सबके सब समुच्चय बी के अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ पे समुच्चय ए में x अवयव और समुच्चय बी में भी प्रथम घटक पर भी x अवयव है और द्वितीय घटक पर भी x अवयव है, दोनों ही समुच्चय n में है। n क्या है, कैपिटल N, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो थोड़ा ऐसे समझते हैं, हल करते हैं। मान लीजिए इसको मैं रोस्टर रूप में लिखता हूं, क्योंकि r इक्वल टू x, y सच दैट x इक्वल टू y प्लस 1 कोमा x y बिलोंग्स टू N दिया है। अब मुझे ये समझना होगा कि x और y जो दो अवयव है, किसके दो अवयव है बताइए, किसके दो अवयव है, r के या क्रमिक युग्म के? क्रमिक युग्म के दो अवयव है, जो प्रथम घटक का अवयव x है और द्वितीय घटक का अवयव y है। लेकिन क्रमिक युग्म के समुच्चयों को हम संबंध कहते हैं, तो अब यहां n इक्वल टू मतलब 1 2 3 3 डेज n क्या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें गिने जा सकते हैं, वे संख्याएं जिसे गिना जा सकता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ऐसे कहते हैं हमारे छोटे अध्यापक या प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। नहीं, वे संख्याएं जिसे गिना जा सकता है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये संख्याएं 1 से शुरू होती है, इकाई से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। n है, अर्थात मेरे पास x और y के जो भी मान प्राप्त होंगे, x और y के जो भी कीमत प्राप्त होगी वह सब के सब मेरे पास n में होगी पहली से। लेकिन मैंने कहा था x और y क्या है, इसका जवाब आ गया x और y प्राकृत संख्या है। आप ढूंढिए x और y क्या है? प्राकृत संख्या। क्यों है? क्योंकि प्राकृत संख्या में समझ दिया गया है। अगर आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू w और y बिलोंग्स टू n, तो हम कह सकते थे x पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्या है और y प्राकृत संख्या है। अब x और y क्या है? मतलब x और y के मध्य क्या संबंध है? ये भी देखो कि x और y के मध्य कोई संबंध है क्या? तो देखो इसमें रीड कीजिए, इसमें लिखा हुआ है x = y + 1, ये एक इनके बीच में एक संबंध है। x और y के बीच में क्या संबंध है कि x का मान y से 1 ज्यादा है। सदैव x का मान y से 1 ज्यादा है, ऐसा ये कह रहा है कि आपको जो संबंध बनाना है, जो r का ऑर्डर पेयर जो आपको बनाना है, ऑर्डर पेयर जो सेट बनाना है, अर्थात मुझे इसको रोस्टर रूप में जो लिखना है उसमें x का मान सदैव y से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए x और यहां इसके बाद लगाएंगे और x = y + 1। x का मान किसके बराबर है? y + 1। अब हमें x का मान और y के मान दोनों ही n में है, मुझे y के मान रखने हैं, x के मान रखने हैं। x के बराबर क्या है? y + 1 है, अर्थात x का मान y से ज्यादा है, इस कारण मुझे y का मान लिखना होगा। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 + 1 बराबर 2, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 + 1 बराबर 3, y बराबर 3 रखने पर y = 3 + 1 = 4 और यहाँ लगा दीजिए डैश 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 3, यहाँ पे लगा दीजिए डैश 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 3। अर्थात y के मान जैसे जैसे मैं रखता जाऊंगा तो x के मान 1 ज्यादा प्राप्त होता जाएगा। अब देखिए आप इसे हम r के रूप में निरूपित करना है, x r y के रूप में निरूपित करना है, तो हम लिखेंगे तब x r y होगा। x और y क्या होगा? x का मान 2 है तो y का मान 1 है 2r1, x का मान 3 है तो y का मान 2 है 3r2, x का मान 4 है तो y का मान 3 है 4r3 डैश 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 2r1 3r2 4r3। और इसे हम क्रमिक के समुच्चय के रूप में लिखेंगे। ये समुच्चय के रूप में अगर 2 का 1 से संबंध है, 2 का 1 से संबंध, 3 का 2 से संबंध, 4 का 3 से संबंध। यदि मैं इसे बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं कहूंगा कि x का मान सदैव y से 1 ज्यादा है। अर्थात इसे मैं इस प्रकार से लिखता हूं क्रमिक 2,1 3,2 क्रमिक 4,3 डैश डैश डैश, क्योंकि आगे और आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक संबंध r निम्न प्रकार से है, तब क्रमिक युग्म के अवयव x और y के बीच में क्या संबंध है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता? तो हम कह सकते हैं कि x का मान y से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे x बराबर y + 1। अन्य रूप में भी हो सकता है कि x और y का अंतर 1 है, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1,
4 में से 3 गया 1, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये भी संबंध हो सकता है। x और y के बीच में क्या संबंध है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 1 है, अर्थात कर्णीय गुणों के प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर 1 है, इकाई है। ऐसे में इसको कह सकते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, या लिख के भी दे सकता है कि क्रमनिय गुण के घटक के प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव के मध्य इकाई का अंतर है, एक का अंतर ब्रैकेट इकाई का अंतर है, तब भी इसका मतलब अर्थात एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। आप अपने कुशलता सीखने में बढ़ाएं, आपकी स्किल बढ़ाएं, किसमें, सीखने में, कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। आप ये कहें कि x इक्वल टू वाई प्लस 1, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 1, या y माइनस x इक्वल टू माइनस का 1, y माइनस x इक्वल टू माइनस का 1, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। और साथ में मुझे सेट्स का नॉलेज भी होना चाहिए कि मुझे जो सेट्स दे गए हैं, जो भी x और y की संख्या है, उस सेट्स में है या नहीं। कभी कभी सेट्स को प्रतिबंधित भी कर देते हैं। सेट्स को प्रतिबंधित नहीं किया जाता, n प्राकृत संख्या अनंत होती है, w पूर्ण संख्या अनंत होती है, r वास्तविक संख्या अनंत होती है, लेकिन उसके अवयव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, शर्त लगाई जा सकती है। प्रतिबंध का मतलब आपको एक आ जाए कि आपको प्रतिदिन विद्यालय आना है, यदि नहीं आते हैं तो आपसे 25 पैसे प्रतिदिन का फाइन लिया जाए, ये आपको प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात ये कहा जाए कि x इज लेस देन इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू n, अगर x पूरे के पूरे n में तो है, लेकिन मुझे उन्हीं उसी x पर विचार करना है जिसका मान 4 के बराबर है और 4 से कम है, अर्थात सब के सब n, अर्थात मुझे इकाई से शुरू करना है, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से प्रतिबंधित भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब जब हमें समुच्चय संबंध का पूरा नॉलेज हो गया कि संबंध को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी के आधार पर अर्थात संबंध का जो समुच्चय होता है, क्रमिक गुण का जो समुच्चय होता है, उसमें मौजूद अवयवों की प्रकृति के आधार पर संबंधों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो मैंने कहा कि r मतलब कोष्टक में छोटा x y सच डेट x belongs to n, y belongs to n और x इक्वल टू y, ये मेरे पास एक ग्रुप है। इसमें जो समुच्चय बना r का, इस r समुच्चय में जो क्रमिक गुण के जो अवयव आएंगे, उनमें कैसा संबंध, उसकी प्रकृति के आधार पर हम संबंधों की प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब मैंने कहा था आपको कि मान लीजिए ये संबंध है आपका, ये संबंध, इसको लिखते हैं r द्वारा r, और ये लिखेंगे r इज द सबसेट एंड इक्वल टू a into b। a into b में जो क्रमिक का समुच्चय बनेगा, उन अवयवों की प्रकृति के आधार पर संबंधों का वर्गीकरण होगा। तो संबंधों का प्रकार, संबंधों का प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, a into b। a into b जो दो ऐरिक समुच्चय थे, उससे दो ऐरिक समुच्चयों के काट्य गुण से जो समुच्चय प्राप्त हुआ, उनमें विद्यमान क्रमिक गुण के समुच्चयों के बीच में क्रमिक गुण के अवयवों के मध्य कैसा संबंध, किस प्रकार की प्रकृति है, उसके आधार पर हम समुच्चयों का वर्गीकरण करेंगे। तो संबंधों का प्रकार के अंतर्गत आते हैं मोटा मोटा रूप से स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये मोटे मोटे 3 के बारे में नॉलेज प्राप्त होगी। अर्थात जो r है, उस r में से r का जो समुच्चय बना, उनमें से वह जो संबंध है वह स्वतुल्य संबंध हो सकता है, सममित संबंध हो सकता है और संक्रामक संबंध हो सकता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं, स्वतुल्य,
सममित और संक्रामक, इक्विवेलेंट रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन हो सकते हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। यदि किसी संबंध में ये तीनों ही संबंध निहित है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, जो आगे बढ़ेंगे। तुल्यता संबंध एक तो विशेष प्रकार के संबंध, उनको भी अपन जानकारी में लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे को ये होना चाहिए संबंध क्या है। संबंध कितने प्रकार के हैं, तो मोटे मोटे रूप से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, 3 संबंधों का के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, जैसा कि स्वतुल्य स्वयं से तुलना, अर्थात प्रत्येक अवयव की तुलना स्वयं से हो, उसे हम स्वतुल्य कहते हैं। सममित अर्थात एक की तुलना 2 से, 2 की तुलना 1 से होनी चाहिए, एक दूसरे से तुलना करते उसे कहते हैं सममित। और एक होता संक्रामक, अर्थात एक की तुलना 2 से और 2 की तुलना 3 से, तो निश्चित ही एक की तुलना 3 से होनी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध के लिए क्रमिक युग्म के 2 अवयव की आवश्यकता है, सममित के लिए भी 2 अवयव की आवश्यकता है, लेकिन संक्रामक के लिए 3 क्रमिक युग्म की आवश्यकता है। कितने की? 3 की। तो इसे स्वतुल्य को हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा R, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में A, सच डेट A belongs to AB, A belongs to capital A, every A belongs to capital A, every B belongs to capital B, where capital A and capital B are non-empty set. Small a is the member of set A and small b is the member of set B. और A, B जो छोटे क्वेश्चन में इज ए ऑर्डर पे, तो इसके आधार पर मैंने कहा स्वतुल्य प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो तो उसे हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। तो हिंदी में लिख सकता हूं प्रत्येक अवयव जो क्रमित युग्म में है, जो क्रमित युग्म में है का संबंध स्वयं से हो, स्वतुल्य कहलाता है। डेफिनेशन फिक्स हो गई। अर्थात इसमें 2 अवयव ए और बी, अर्थात स्वयं का स्वयं से, ए का ए से या बी का बी से, सी का सी से, तो हम लिख सकते हैं ए आर ए, where A belongs to capital A, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मझला को छोटा क्वेश्चन A, A belongs to R, every A small a belongs to capital A, अर्थात A R A, every small a belongs to capital A, और छोटे क्वेश्चन में मैंने लिखा है A belongs to R, R means relation, every A belongs to capital A. Capital A is a non-empty set. Capital A is a non-empty set and समझिए। तो ये सब में आपके स्वतुल्य की प्रकाश हो गई। गणित विवेचन इस प्रकार से। अब मान लीजिए सममित की मुझे करना है। सममित का मतलब है एक का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले का घटक। क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयव का जो संबंध द्वितीय घटक के साथ है, द्वितीय घटक के अवयव के साथ है, वही संबंध द्वितीय घटक के अवयव का प्रथम घटक के अवयव के साथ होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सममित संबंध। उसे हम क्या बोलते हैं? सममित संबंध। अर्थात प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम और द्वितीय घटक के अवयवों के मध्य पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। इन मैथमेटिक्स फॉर A R B
ए का बी के साथ संबंध है, वही संबंध इंप्लाइड निहित करेगा बी आर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए आर बी इंप्लाइड बी आर ए, अर्थात ए आर बी बी आर ए को निहित करता है। ए आर बी इक्वल टू बी आर ए, और इसे हम ऐसे लिखते हैं और ए बी के साथ जो संबंध है वही संबंध बी आर ए के बीच में होना चाहिए। अर्थात किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थियों का जो एक समुच्चय है, जो एक संबंध अगर ऐसे विभाजित इस प्रकार से लिखा जाए कि वह एक दूसरे के सहपाठी है, तो निश्चित है कि रोल नंबर 1 वाला विद्यार्थी रोल नंबर 2 का सहपाठी है, तो रोल नंबर 2 वाला विद्यार्थी रोल नंबर 1 का सहपाठी है। अर्थात संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं सम्मिश्रण। ए आर बी इंप्लाइड बी आर ए, एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एवरी बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे संक्रामक संबंध के लिए 3 अवयवों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ए आर बी बी आर सी इंप्लाइड ए आर सी, और ए का बी से जो संबंध है वही संबंध बी का सी से होना चाहिए। ए आर बी में और बी आर सी में जो संबंध है ए आर सी होना चाहिए। एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सबके सब आर में है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और सी बिलोंग्स टू बी, इसी में आता आर में, सबके सब इसमें आर में, ये सबके सब जो भी अवयव होंगे समुच्चय में मौजूद होंगे। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल पोर्शन में के अंदर चले। हम जानते हैं समांतर रेखाओं के गुण, समांतर रेखाएं। अब थोड़ा मौखिक बताता हूं। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए ये एक समतुल्य संबंध को निरूपित करती है। प्रत्येक रेखा अर्थात समतल में खींची गई प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती है, इसलिए ये एक समतुल्य संबंध को व्यक्त करती है। सेकंड, समतल में खींची गई 2 समांतर रेखाएं, समतल में खींची गई 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। समतल में खींची गई 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये समय संबंध को व्यक्त करती है। समतल में खींची गई 3 रेखाएं, समतल में खींची गई 3 रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये संक्रामक संबंध को व्यक्त करती है। मान लीजिए समांतर रेखाओं में स्वतुल्य में एक रेखा लेंगे L1, सममित में 2 लेंगे L1 एंड L2, और संक्रामक में 3 रेखाएं लेंगे L1, L2 एंड L3। अब हम इसके संदर्भ में विस्तार से कल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस चैनल को आप अधिक से अधिक देखें और शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो टोंक जिले का एकमात्र विज्ञान संकाय का संस्थान है, जिसमें केवल और केवल विज्ञान संकाय के ही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और विशिष्ट प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है। आप इसके साथ अधिक से अधिक जुड़े। धन्यवाद।